एंड फ्यूचर, ठीक है। और फिर है आपका इसमें क्या है, हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। कुछ से हम सीखते हैं और कुछ मामलों में हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि कुछ भी होगा हम सीखेंगे नहीं। हमने ठान लिया, हम शपथ लेते हैं बाजीराव भल्लाल की हम सीखेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि किससे नहीं सीखे, हम नहीं सीखे इंपीरियलिज्म से। हमको पता था वर्ल्ड वॉर का कारण क्या हुआ था, साम्राज्यवाद और भौतिक ज़मीन की भूख, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, उसकी भूख। सेम थिंग इज डूइंग चाइना। वो चाइना का एग्रेशन समझ में आता है यार, ठीक है, लेकिन आपके साथ बुरा हुआ था इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों के साथ भी वैसा ही करो। यार वो जर्जा से बच्चे हैं यार, भूटान नेपाल, यार उन क्या करो, उनको समझ में नहीं आता, उनके साथ क्या करने पे तुले हो। देखो चाइना का एग्रेशन समझ में आता है, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप समझो कि चाइना वॉज एशियन जाइंट, एक लंबे समय बहुत प्राचीन बहुत महान देश रहा चाइना भी। लेकिन जब जो यूरोपियन शक्तियों का राइज हुआ तो चाइना भी उनके सामने फीका पड़ने लगा। और चाइना के देश के अंदर, ठीक है, यानी कि इसको इस तरीके से लो, आपका मकान है बहुत बड़ा 10-12 कमरों का, ठीक है, और उसमें जाकर आप रहने पहुंच जाओ और उसी के कमरों में जाकर आप अपने ही रूल और रेगुलेशन चलाओ। अमेरिकन, जैपनीज, रशियन, फ्रेंच, तो ब्रिटिश, तो इटालियन, ठीक है, उनके रूल चलाओ। और बाय चांस मकान मालिक अगर आपके कमरे में पहुंच जाए तो आप उसको आपके घर के अमेरिकन कानून के तहत सजा दो, ठीक है। तो इतना जो ह्यूमिलेशन हुआ है, और मैं बताऊं वो बंदरबाट करते थे आपस में बैठकर, और ये था, और चाइना की हालत ऐसी थी कि सारी की सारी शक्तियां टूट पड़ी थी। और उनमें इस बात के लिए झगड़े भी होते थे कुछ हद तक कि अगर तुम करोगे तो तुम इस पर कब्जा करोगे तो हम भी करेंगे। वो ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाली अप्रोच थी। और इसके कारण चाइना में एग्रेशन समझ में आता है, और खासकर जो वेस्ट की कंट्री, पश्चिमी देश है, उसके खिलाफ तो उसमें गुस्सा फूट फूट कर भरा पड़ा है। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो अपीजमेंट ही किया ना, हमने तो आपको वो दिया जो सब चाहते थे, तिब्बत दे दिया हमने तिब्बत दे दिया, हमने आपको साम्यवादी सरकार को मान्यता दे दी, हमने तिब्बत का विभाजन और ऑटोनोमस रीजन टुकड़े करके वो भी आपकी मान्यता में प्रदान कर दिए, हम ताइवान संबंध नहीं रहे, और क्या चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यही मिले, इट मीन्स दैट पीपल डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। ये नहीं सीखने वाला चैप्टर था। और सीखने वाला क्या है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, देखो कुछ सीखते भी हैं। ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी 1929 की, और उसमें जो अमेरिकन लोग थे उसमें 2.5 से 3% लोग समथिंग कुछ ना वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे हुए थे। और चूंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था तो देवर बिलियनियर और बिजनेसमैन, जाइगेंटिक बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन स्टॉक मार्केट फेल हो गया तो पीपल से, अरे लोगों का काम है ये, तो फेल होगा कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका जो लोन है, ठीक है, उन्होंने किससे ले रखा था, बड़े बड़े बैंकों से, ठीक है। जब बड़े बड़े बैंकों से लोन ले रखा था और वो पटा नहीं पाए थे, वो लोन पटा नहीं पाए थे, तो बैंक हो गए कंगाल, बैंकक्रप्ट, खत्म, बैंक खत्म हो गए। तो लोगों की जो सेविंग्स थी बैंकों के पास, वैनिश्ड, खत्म। जब लोगों की सेविंग्स चली गई बैंकों से तो लोगों ने खर्च करना ही बंद कर दिया। लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया तो बिजनेस में डिमांड गिर गई, जो प्रोडक्ट है वो बिकना बंद हो गए। जब बिकना बंद हो गए, प्रोडक्ट, बिजनेस ठप हो गया, तो वो साइकिल फिर पूरा शुरू हो गया। जब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मांग गिर गई है, मंदी आ रही है, और पूरा का पूरा सर्कल। और चूंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, कहाँ, यूरोप में, और यूरोप अर्थव्यवस्था की धुरी थी उस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास, ठीक है, अर्थव्यवस्था की धुरी थी और बहुत बड़ा देश था। जब उसने अपना इन्वेस्टमेंट खींचना चालू किया तो वो मंदी सारी दुनिया में घर कर गई, सारी दुनिया में। और तो इससे क्या सीख मिली, नेवर लेट योर बैंक्स टू बी डाउन, ठीक है, अपने बैंकों को कभी ख़त्म मत होने दो, ठीक है, क्योंकि बैंक विश्वास जगाते हैं उन सभी लोगों का जो बैंकों में अपनी सेविंग्स रखते हैं, जो निवेश करते हैं। और तो इससे क्या सीख मिली कि बैंक को कभी डूबने नहीं देने का, ठीक है, बैंकों को कभी डूबने नहीं देने का। इसलिए हमारी सरकार क्या करती है, बार बार स्टिमुलेट पैकेज देती है, चाहे विजय माल्या भाग जाए, चाहे नीरव मोदी भाग जाए,
लेकिन बैंक कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि बैंक चले, क्योंकि बैंक में कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। येस बैंक में देख लो, सरकार ने SBI आई ना शेयर खरीदने 51%, ठीक है। तो सरकार बैंकों को भी डूबने नहीं देगी, अदरवाइज क्या है, अर्थव्यवस्था में जो स्टॉक मार्केट है या अर्थव्यवस्था में निगेटिविटी जाएगी, फिर वही काम होगा जो 1929 में हुआ। तो देखो हम यहाँ पर सीखे ना कि बैंकों को डूबने नहीं देना है। हम कुछ जगह सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, और वो एक फेमस कथा है ना, कथन है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आई वोंट से दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आई शुड से दैट मैनकाइंड रिपीट इटसेल्फ। मानव ही अपने रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, क्योंकि हिस्ट्री सिनारियो अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं करती, मैनकाइंड रिपीट करता है। और वो रिपीट किया ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड वर्ल्ड वॉर थर्ड। अब नहीं हुआ, बट मे बी हु नोज, शुड बी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस पर बात करेंगे। तो किसकी बात हो रही है, हम इतिहास की गलतियों से सीखते हैं, हम पर्सनैलिटी से, इतिहास की एक से बढ़ के एक, मतलब क्या तो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। मैकियावेली हुआ, कौटिल्य हुआ आपका, ठीक है, आपका अशोक हुआ, अकबर हुआ, एक से बढ़ के एक पर्सनैलिटी इतिहास में जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और सीखने की जो ललक है वो आपको होनी चाहिए इतिहास से, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखो तो उसे आप संदेश बोलते हो, अपनी गलतियों से सीखो तो मे बी नेक्स्ट टाइम करने का मौका ही ना मिले। तो समझ रहे हो ना, दूसरों की गलतियों से या दूसरे के इंस्पायर होकर को सीखो, समझ में आ जाता है। हो सकता है जब अपने पर आ रही हो सीखने की बारी, तो अपने को दूसरा मौका ही ना मिले सीखने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और हाँ, ये बात, ये आपके आर्गूमेंट को देखो, आपके आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से ये सब्सटेंशिएट करता है। हिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग दैट यू नो, बस ये घटनाओं का अध्ययन है यार। देखो हिस्ट्री आपको क्या सिखाता है, हाउ टू गैदर और कलेक्ट सोर्सेस, ठीक है, अपने जो स्रोत हैं, ठीक है, उनको कैसे इकट्ठा करना है। कहीं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो इस सोर्स इकट्ठा नहीं कर रहे हो, तो सोर्स की वैलिडिटी, इतिहास महत्वपूर्ण बताता है सोर्स क्या है आपका, सोर्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये क्या सिखाता है, मल्टीपल व्यूज, मल्टीपल व्यूज, ठीक है। इतिहास में कई लोग ऐसे हैं जो एक ही वर्जन को मानते हैं और उससे थोड़ा भी डेविएट नहीं होते। और जैसे कि मैंने पहले कहा, इन सोशल स्टडीज नथिंग इज एब्सोल्यूट रॉन्ग, नथिंग इज एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ मोर और लेस, ज़्यादा सही है कम गलत, कम गलत है ज़्यादा सही, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल व्यूज सिखाता है आपको कि एक चीज़ के कितने वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। और क्या सिखाता है ये, चेंजेस इन नोइंग अबाउट चेंजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो बदलता विश्व है, जो विश्व बदल रहा है, उसका जो सिनारियो है कैसे बदल रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। चाइना क्यों एग्रेसिव है, पास्ट में जाओ, हमारे यहाँ इतनी गरीबी क्यों है, ब्रिटिश की करतूतों को देखो, हमारा इतनी भूखमरी क्यों है, ब्रिटिश की करतूतों को देखो, हम इतने पिछड़े क्यों हैं, ब्रिटिश की करतूतों को देखो। 90% प्रॉब्लम जो विश्व में है आज एग्जिस्ट कर रही है, उनकी सारी की जड़ें 19th एंड 20th सेंचुरी में है। जो करतूतें हैं उन इंपीरियलिस्टिक साम्राज्यवादी शक्तियों की, जो यूरोपियन थी और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती हैं आज, ठीक है, ये सब उनकी देन है। और ये सब कैसे समझ में आएगा आपको, बाय नोइंग द हिस्ट्री, बाय स्टडिंग द हिस्ट्री, बट नॉट टू बी सिलेक्टिव, बट टू गो विद द होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र अध्ययन से ही आएगा, ठीक है। इसकी बात करता है। और इन सब में ना, और अगर आपको हिस्ट्री का पता है तो पता है ये आपको आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको, आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब भी आप कोई डिबेट देखते हो तो सुमित पात्रा आएगा, वो बताएगा, या फिर सुधांशु त्रिवेदी आएगा और बोलेगा, ऐसे पेपर उठाएगा। तो 1967 में जो मोरारजी देसाई थे,
या 1972 में इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये किया था और इमरजेंसी लगाई थी, और अब ये बात करें डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, अब लोकतंत्र का हनन हो रहा है। 1976-75 में क्या था जब इमरजेंसी लगाई थी? तो कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री में जब हिस्टोरिकल आप विजिट करते हो ना, तो आप बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो उठाते हो। तो जब भी आप बात करते हो डिबेट में, तो आपका जो कहने का सलीका है और जो बातें हैं आपकी ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप नरेट कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, कोई हवा में बात आप नहीं करोगे। इसके अलावा वाई टू बी रीड, एक और बात बोल दूं इसमें, वो ये कि हिस्ट्री इज मदर सब्जेक्ट ऑफ ऑल। देखो, मैं ज़्यादा लेक्चर को स्ट्रेस नहीं करना चाहता हूं, बट आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। देखो, हम सोशियोलॉजी का विकास देखते हैं। अरे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कितना पुराना है? सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कितना पुराना है? हार्डली 150 साल पुराना, 1-1.5 शताब्दी पुराना ही है ना। लेकिन सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा नहीं किया। हमने पढ़ा ना, हमने क्लास के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे उसमें हम ब्राह्मणों की दशा, ब्राह्मण, देन दलित, देन स्त्री की दशा, वंचित वर्ग, ठीक है, कौन कौन से समाज हैं उपस्थित हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं ना। तो समाज के बारे में पहले ही पढ़ लिए, तो सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जो विवाह संस्थाएं हैं, ठीक है, जो संस्कार हैं, सब इतिहास ही पढ़ते आ रहे हैं, सोशियोलॉजी बाद में आया है। ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी भी 200 या 300 साल पुराना है। और जब, लेकिन इतिहास के तौर पर ज्योग्राफी को खूब अच्छे तरीके से लिखा गया है। जैसे कि जब जो आपका बाबर है, बाबर फरगना का रहने वाला, उज़्बेकिस्तान के बारे में बताया। फिर उसने डेरा अफगानिस्तान में डाला, अफगानिस्तान के बारे में बताया। फिर अफगानिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ भारत के बारे में लिखा, भारत की ज्योग्राफी, वनस्पति के बारे में लिखा, बताया। ठीक है, जितने भी हमले हुए हैं पश्चिमी इलाकों से, उनमें बोलन और खैबर दर्रे से हुए हैं, तो वहाँ की हिंदू कुश की जो पहाड़ी है उसके बारे में बताया। सिकंदर का हमला हुआ तो वहाँ से 3 रास्ते व्यापार के नए खुल गए। ठीक है, तो हमको पश्चिम की दुनिया से भी साक्षात्कार हुआ, वहाँ की ज्योग्राफी का भी पता लगा। फिर साउथ में जो रोमन व्यापार होता था, फिर चोलों का और पल्लवों का जो चाइना से व्यापार होता था, मलक्का स्ट्रेट। तो हमको तो ज्योग्राफी जानने से पहले, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने से पहले ही बहुत सारी ज्योग्राफी ऑलरेडी पता है। तो ज्योग्राफी है। आपका पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, हम संसद, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही, राजतंत्र आज पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो पहले से एग्जिस्ट करती थी ना। अब गणतंत्र क्या, बज्जी और वैशाली जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से बज्जी और वैशाली में गणतंत्र नहीं था? बिल्कुल था। ठीक है, और बाकी क्या थे? सब राजतंत्र तो थे। अशोक वाला मगध राजतंत्र था। फिर आपका समाजवादी अवधारणा नहीं देखने को मिलती है आपको वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में। नो डाउट वहाँ पर जबरदस्ती का या मजबूरी का समाजवाद था। जब मजबूरी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है वहाँ पर पैसा नहीं है इसलिए समाजवाद है। अगर पैसा होता तो कभी कैपिटलिस्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? पैसा नहीं है इसलिए समाजवाद है। इसको इस तरीके से बता रहा हूँ। एक बड़े जानवर का शिकार करना है और आपको सहयोग चाहिए, आपकी ट्राइब्स का, आपके मेंबर्स का। ठीक है, क्योंकि आप अकेले शिकार नहीं कर सकते और आपके पास इतने अच्छे वो भी नहीं है हथियार। अब लोहा तो था नहीं ना वैदिक कल्चर में, धातु इतनी कमज़ोर धातुएं थी। तो शिकार करने के लिए आपको कम्युनिटी चाहिए, तो आपको सहयोग चाहिए, समाजवाद। अब पता है आधुनिक अवधारणा क्या है। और फिर क्या हुआ कि शिकार इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब बांट दो और उसके बाद भी बच जाए, तो पैसा आ ही नहीं रहा है। मतलब पैसे की अवधारणा अतिशेष, सरप्लस की अवधारणा आ ही नहीं रही है। जब सरप्लस की अवधारणा आ ही नहीं रही है तो कद्दू कटेगा, समय बटेगा, बराबर बटेगा। साथ साथ कद्दू को काटेंगे, साथ शिकार करेंगे, साथ उसके मांस को बांटेंगे, और साथ फूड की गैदरिंग करेंगे, खाने को ढूंढेंगे और साथ में बांट लेंगे। तो ये मजबूरी का समाजवाद है। ठीक है, और बाकी रशिया वाला और चाइना वाला जबरदस्ती का समाजवाद या साम्यवाद है। ठीक है, वो डंडे के बल पर है। ठीक है, उनको सब कुछ अतिशेष है उनके पास, लेकिन इसके बाद भी बराबर क्यों नहीं ले रहा, बराबर क्यों नहीं खा रहा, बराबर काम क्यों नहीं कर रहा, वो वाली बात है। ठीक है, और
भूल जाओ यार, काय का समाजवाद, काय का साम्यवाद, सब फालतू बकवास है। सबसे ज़्यादा पूंजीपति चाइना में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डाटा वाटा कुछ आता नहीं है सामने, वरना बहुत कुछ सारी की सारी काली करतूतें तो सामने आ जाएं, ठीक है। तो फिर संसद, आप अगर वो पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें संसद का विकास देखने को मिलेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, जस्टिस, इनकी बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ इतिहास में है। और ये तो बात की कहानी है, पॉलिटिक्स या पॉलिटी, ठीक है। ध्यान है आपका इकोनॉमी, यही चीज़ अपन डिस्कस की थी ना अभी, वो इकोनॉमिक चेंजेस में। तो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो ट्रेड पढ़ेंगे, तो करेंसी इकोनॉमी, मुद्रा की स्थिति है, तो विनिमय सिस्टम है, तो वहाँ पर कौन कौन से उद्योग है, तो कौन कौन से आर्टिशन क्या क्राफ्ट बनाते हैं, यही तो है अर्थव्यवस्था। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम ट्रेड किससे कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन में क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एग्रीकल्चर में उगाते हैं, पशु का सहयोग लेते हैं, क्या इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर के, यही तो बात हो रही है, इतने पर ही है। तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और बाद में अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं, क्या नाम है, एडम स्मिथ, ठीक है, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है, ठीक है। जिनको नहीं पता उसको बारे में पढ़ना चाहिए। मतलब उसने तो क्रांति हिला दी, उसने क्रांति हिला दी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। हम जब अर्थव्यवस्था ही उसमें अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट देख लिया हमने। आपका एथिक्स, ठीक है, एथिक्स, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स। यार जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो महात्मा बुद्ध प्रवचन देते थे, उनमें क्या था, सच बोलो, डिसिप्लिन रहो, सुबह जल्दी उठो, तो माता पिता का सम्मान करो, तो अच्छे वचन बोलो, तो मृदु भाषा बोलो, ठीक है। इसके बाद फिर वो अशोक का धम्म, ठीक है। फिर वैदिक संस्कार, जो ब्रह्मचर्य वगैरह में आप पालन करते हो, तो वो सारा जो मिलकर जो कोड एंड कंडक्ट बनता है ना, वही तो है एथिक्स। एथिक्स तो बाद में बना, पहले वहीं से आ गया, ठीक है। और वो जब पढ़ते हो आप प्लेटो, तो अरस्तु, तो एरिस्टोटल, प्लेटो, देन दी आपका सुकारात, इन्होंने तो एथिक्स के बारे में क्या क्या नहीं कहा। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए यही बता दिया। फिर कौटिल्य आया, कौटिल्य ने बहुत कुछ बताया, ठीक है। व्हाट शुड अ मैन बी लाइक एंड व्हाट शुड अ किंग बी लाइक एंड व्हाट शुड एज अ प्रजा बिहेव करना चाहिए सामान्य लोगों को, तो सब कुछ बताया। तो ये बहुत ज़्यादा है। और यही तो कोड एंड कंडक्ट के रूप में, आचार संहिता के रूप में, एक ट्राई उसने ही मारा था अकबर ने, उसके रूप में। क्या कौन सा रिलीजन है आप, आई एम मिसिंग इट्स नेम, अच्छा खासा चलाया था उसने, हालांकि वो फेल हो गया था। दीन इलाही, हाँ दीन इलाही, आई गेस दीन इलाही चलाया था, वो फेल हो गया था। वो एक कोड एंड कंडक्ट था, ठीक है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखो राजा अपने लोगों को नियुक्त कैसे करता है, उनसे क्या काम करवाता है, नियुक्ति का आधार क्या है, क्या कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है। वो तो अशोक के समय तो होता था ना, टेस्ट होता था उनका। जो आईएएस कलेक्टर है, जिलाधिकारी की बात हो रही है वहाँ के, उनको नियुक्त करने के पहले टेस्ट हुआ करता था। उपाधम करके कुछ नाम था, उपागम करके, एक्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई एम मिसिंग इट्स नेम, जो परीक्षा का टेस्ट था। तो उसमें विभिन्न सारे अधिकारियों की संख्या 27 विभाग के अध्यक्ष थे और 18 तीर्थ मिनिस्ट्री थी। तो विभाग के अध्यक्ष थे वो सब के सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग थे, ठीक है। जो नीचे स्थायी काम कर रहे थे वो उनकी परमानेंट सरकार थी, जो लोग काम करते थे, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, जमींदार हो, लैंडलॉर्ड्स हो, मेहतर हो, ठाकुर हो, चौधरी हो, पटेल हो, सब के सब उनके कर्मचारी ही थे, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं हमको जनरल आइडिया मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी। तो सारे सब्जेक्ट की जड़ें कहीं ना कहीं कहाँ है, हिस्ट्री में है। देखिए ये जो पूरा लेक्चर है आपका, बस मैं यहीं पर ज़्यादा आई वोंट स्ट्रेच मच। ये जो लेक्चर है आपका, ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देगा कि हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड व्हाई टू रीड, ठीक है। बहुत सारे आपके पर्सपेक्टिव हैं और ये लेक्चर आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। और आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट मी डाउन इन कमेंट, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और आपको कैसी अप्रोच लेनी है और कैसे पढ़ना है, इस पर भी मैं बता दूंगा आपको। और हाँ, नेक्स्ट हमारा लेक्चर बिल्कुल शुरू से होने वाला है हिस्ट्री में। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उससे हम थोड़ा उसकी ग्लिम्स लेकर आगे न्यूलिथिक, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, फिर हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल शुरू से जाने वाले हैं हम। वहाँ से हम
शुरू करेंगे। तो दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर हियर, सो दैट्स इट। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताना, और हाँ, ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड वन मोर थिंग,